Baby, don't blame me. सो गाइज वेलकम टू कुमार ब्लॉग्स अगेन। आज मैं एक दूसरे वीडियो पे रिव्यू देने वाला हूँ जो वीडियो अपलोड किया गया था जून महीने में ओपन लेटर वाईटी के चैनल पे। बहुत ही पॉपुलर चैनल है, आप सबको पता ही होगा। मैं भी उनको फॉलो करता हूँ, देखता हूँ उनका वीडियोस, बहुत बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है। और उन्होंने उस वीडियो में बंगाल के बारे में कुछ बोला है, अबाउट ब्रिटिश बंगाल एंड टुडेज बंगाल। कंपेयर किया है, कंपैरिजन दिया है और वीडियो का टाइटल है डाउनफॉल ऑफ बंगाल। सो हम देखेंगे। एंड ऐसा नहीं कि ये वीडियो मैंने पहले देख के रिएक्शन दे रहा हूँ, ठीक है। मैं इंस्टेंट देखूंगा एंड रिएक्शन डालूंगा कि उसमें उन्होंने क्या बोला और क्या नहीं बोला, कितना सच है, कितना सच बोला और कितना जो भी बोला वो कितना सच नहीं है। इसका एक रिव्यू करूंगा और आपके सामने ये रिव्यू लाऊंगा। तो थैंक यू अगेन फॉर कमिंग इन माय चैनल कुमार ब्लॉग। वेलकम आप सबको। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जय श्री राम। जो बंगाल आज सोचता है वो बाकी भारत कल करता है। ये एक ऐसी फेमस लाइन है जिस पर बंगाल के लोग बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। एक टाइम पर बंगाल के लिए बात अगर देखी जाए काफी हद तक सच थी। ये भारत का वो हिस्सा है जहां से पोएट्री, साइंस, आर्ट, फिल्म मेकिंग, हर फील्ड के लेजेंड आते हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सत्यजीत रे, कितने सारे लेजेंड्स के नाम आप देखेंगे जो बंगाल से ही बिलोंग करते हैं। भाई एक टाइम पर बंगाल पूरे भारत में सबसे रिच रीजन माना जाता था। अरे बंगाल की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का तो भैया देश विदेश में जलवा था। पूरे एशिया के एक्सपोर्ट होने वाले टेक्सटाइल में 50% और रॉ सिल्क का 80% अकेले बंगाल प्रोड्यूस कर देता था। ढाका का मुस्लिन, मालदा और मुर्शिदाबाद का मलमल, ये ऐसा कपड़ा है जो पूरी दुनिया में इतना पॉपुलर है कि फॉरेन ट्रेवलर्स ने स्पेसिफिकली इसके बारे में लिखा है। इवन मालदा के सिल्क इंडस्ट्री के रेफरेंसेस आपको कौटिल्य के अर्थशास्त्र तक में मिलते हैं। बंगाल रीजन हिस्ट्री में इतना रिच रहा है कि चाहे फ्रेंच ट्रेवलर फ्रैंकोइस बर्नियर हो या फिर ब्रिटिश जर्नलिस्ट विलियम डिग्बी, ये लोग इन्हें इजिप्ट और ब्रिटेन से भी ज्यादा रिच बताते थे। लेकिन आज के टाइम पर ये सब कुछ एकदम उलट चुका है। ये स्टेट आज के टाइम पर स्ट्रगल कर रहा है। डेट टू जीडीपी ऐसा नहीं है सब कुछ उलट चुका है या बंगाल वाले बहुत ज्यादा ट्रैवल में है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली आई एम ऑल्सो फ्रॉम बंगाल। मैं बंगाल में रहता हूँ। तो मेरे स्टेट का जो हिसाब किताब है वो थोड़ा अलग सा है। जो हिसाब किताब आपको भारत के और कई स्टेट में दिखेगा नहीं। इधर अगर भारत, पूरा भारतवर्ष में अगर 4 सीजन्स चलता है तो बंगाल में हमेशा 6 सीजन्स चलता है। अगर पूरा भारतवर्ष में 12 महीने में 12 पार्वन होता है, मतलब 12 ओकेशंस होते हैं, तो बंगाल में 12 महीने में 13 ओकेशंस होते हैं, 13 पार्वन होते हैं। ऐसे बंगाल में आ, कथित है इन बंगाली 12 मासे 13 पार्वन। दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ एंसेंट बंगाली कल्चर। और बंगाली कल्चर एक्चुअली ऐसा नहीं है कि एक कम्युनिटी है। जब अलेक्जेंडर आए थे, महान विश्वविजयी सम्राट अलेक्जेंडर, दुनिया को वो जीते थे, पूरा दुनिया जीते थे। लेकिन मतलब उनके युद्ध करके जीते थे। लेकिन हमारे बंगाल में तब नंद राज था। मतलब एक फैमिली डायनेस्टी होते हैं राजाओं के, नंद राजाओं के फैमिली थे तब। नंद राजा इधर राज करते थे तब। तो अलेक्जेंडर वाज द मैन और किंग, द ग्रेट किंग, जिसको बंगाली राजाओं ने डिफीट करके भगा दिया। बंगाली हमेशा बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक होते हैं, बहुत आगे का प्लान करके चलता है। मैंने सुना है मैं भी बंगाली हूँ, मेरे को उतना पता नहीं है मैं कितने आगे का प्लान करता हूँ, लेकिन बहुत ज्यादा आगे का प्लान करता है ये। बाकी सब दुनिया वालों का रिव्यू से मैं बोल रहा हूँ, ओवरऑल रिव्यू मैं बोल रहा हूँ।
हारने वालों में से बंगाली होते नहीं, ये मैं भी बहुत दावे से कह सकता हूँ, क्योंकि आई एम ऑल्सो बंगाली पर्सन। तो अलेक्जेंडर इधर से भागने के बाद, हार के भागने के बाद, नंद राजाओं ने बहुत सारे राजाओं को इकट्ठा किया, राज्य की इकट्ठा किया। तब तो बहुत टुकड़े टुकड़े होते थे ना एक एक एरिया का। तो इसमें से बिहार था, झारखंड जो है अभी वो तो अलग है, वो एरिया भी था, उड़ीसा था, आंध्र का भी बहुत सारा वो एरिया था। इस तरफ आसाम, मतलब नॉर्थ ईस्ट के तरफ जितना भी है पूरा था। बांग्लादेश तो तब था ही, इसका कोई प्रश्न ही नहीं बनता। और उसके नीचे भी बर्मा भी, म्यांमार जो है वो भी इसी मैप के अंडर आता था। ये था छोटा सा ब्रीफिंग मेरी तरफ से। अभी आ, सर क्या बोलते हैं वो देखते हैं, चलिए। आप लोगों के मन में यही रिव्यू बस चुका है कि बंगाल में बेगर्स बहुत ज्यादा है, लेकिन एक भी बेगर, आप परख करके देख सकते हो, एक भी बेगर बंगाली नहीं बोलता है। वो अदर देन बंगाली बोलते हैं, ठीक है। वो सब हिंदी भाषी है, कोई बिहारी है, कोई उत्तर प्रदेश से आए हुए है, तो कोई बाहर का है। बंगाली इनमें से कोई नहीं है भाई, ये तो एकदम सीधी बात। क्योंकि हम कोलकाता में रहते हैं तो हमें भी पता है कौन क्या है, और हम हमेशा रास्ते में घूमते फिरते रहते हैं। तो ये पॉइंट मुझे थोड़ा सा दुख पहुंचा भाई, कि भाई बोलो, मतलब बंगाल में जो बेगर्स है वो बंगालीज नहीं है, वो बाहर के हैं, बिहार के हैं, उड़ीसा के हैं, यूपी के हैं, और भी बहुत सारे राज्य से आते हैं काम करने, फिर बस जाते हैं। इधर कुछ प्यार ही ऐसा है कि आप आके बस जाओगे यार। बंगाल इज द स्टेट ऑफ लव, स्टेट ऑफ जॉय, कोलकाता इज द सिटी ऑफ जॉय। आगे देखते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करने वाले इसी स्टेट में आज चाइल्ड मैरिजेस हो रहे हैं और इसकी रैंक में पूरे देश में सेकंड पोजीशन पर आता है। महान जो चाइल्ड मैरिजेस हो रहे हैं, ये भी बात है, जो चाइल्ड मैरिजेस हो रहे हैं और रैंकिंग में जिधर भी आता है, आप अगर इसका हिस्ट्री देखोगे और एनालाइज करोगे या स्टैटिस्टिक देखोगे तो आपको पता चलेगा, एक भी चाइल्ड मैरिज बंगाली टू बंगाली नहीं होता है। ये इधर जो बाहर के लोग रहते हैं उनका होता है। उनका ट्रेडिशनली जो मतलब उनके राज्य में जो ट्रेडिशन था, वो कोई भी इंसान अपना ट्रेडिशन छोड़ता नहीं है, ठीक है। तो वो ट्रेडिशन इधर भी चलता, मतलब चलता है। तो मानो कि कोई एक स्टेट से आए हैं, कोई फैमिली, उनका ट्रेडिशन था कि लड़के को 19 में ब्याह कर दो और लड़की को 16 में ब्याह कर दो। तो हो गया चाइल्ड मैरिज का सीन। लेकिन वो लोग बंगाली नहीं है। उनका कास्ट देखो, उनका सरनेम्स देखो, उनका नाम देखो, उनके कथन देखो, जो उनका बोलने का भाषा है, मातृभाषा, उनको देखो, वो बंगाली नहीं है ब्रदर। पोएट्स और थिंकर्स की इस स्टेट में एजुकेशन का हाल इतना खराब है कि इसके टाइम सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी एजुकेशन में इसका नंबर नीचे से टॉप पे आता है। तो ये भी एक गलत बात है। सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी में जो बंगाल बोर्ड का नंबर नीचे से आता है, ये पूरा पॉलिटिकल इशू है, ठीक है। आईसीएससी सीबीएसई बोर्ड को, सेंट्रल बोर्ड्स को इधर इतना ऐसे मतलब डिस्प्ले किया गया ना, ये लोग उसमें ही व्यस्त थे, अपना ओरिजिनल लिखाई पढ़ाई छोड़ के सब आईसीएसई सीबीएसई में जा रहे हैं। तो ये भी बहुत दुख की बात है कि अपने बंगाल का जो एजुकेशन बोर्ड्स है, 2-3 बोर्ड्स है, तो उसमें लोग ज्यादा आ नहीं रहे हैं। लेकिन फिर भी जो भी लोग ज्यादा नहीं आ रहे, उनमें से भी सिर्फ 10% या 15% लोग आईसीएससी सीबीएसई में जाते हैं, बाकी सब वेस्ट बंगाल बोर्ड में पढ़ाई करते हैं। और कंपेरेटिवली अगर आप दोनों स्टूडेंट में एग्जामाइन करवाओ, ठीक है, अगर आप दोनों स्टूडेंट के बीच में कंपटीशन करवाओ, तो 60% दावे के साथ बोल सकता हूँ, आईसीएससी सीबीएसई स्टूडेंट को बंगाल बोर्ड का स्टूडेंट बीट कर जाएगा।
समझ में आता है कि बंगाल की दुर्दशा कैसे हुई। वेल, इसके पीछे कुछ 5 रीजंस हैं जो मैं लिख के लाया हूं और आपको बताऊंगा। आपको तो पता ही है कि हम जब बात करते हैं तो भैया डिटेल में करते हैं। तो कॉर्नवालिस से कम्युनिस्ट तक जाएंगे, सब कुछ डिस्कस करेंगे। वीडियो बहुत इंसाइटफुल होगा, तो जरा ध्यान से देखना और भाई आगे शेयर भी कर देना। हम लोग कब तक ये अंडररेटेड चैनल रहेंगे यार? अब तो भाई 500 के क्रॉस हो ही जाने चाहिए। বাংলার এই বড় শহরগুলো যেমন ঢাকা এবং কলকাতা, Love you, old Bengal, British Bengal. যেমন দাঙ্গা, লোকেরা নিজের জীবন The picture was of British Calcutta. এই দেশে ওদেরকে শরণার্থী বলে অনেক দিন পর্যন্ত অনেক কিছু জিনিস থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। Mamata Banerjee has finally cracked the whip on tainted Minister Partha Chatterjee. He is one of the main accused in the SSC scam and has been sacked as West Bengal Minister. ਸਾਰਾ ਬੰਗਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਨਾਜ ਤੇ ਗੱਲੇ ਦੀ ਭਿੱਖ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। बंगाल की प्रॉस्पेरिटी 1700s में इतनी ज्यादा थी कि यूरोप से आई ईस्ट इंडिया कंपनी वाले सीधे यहीं आए और बिजनेस करने के लिए आए। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर के बाद बंगाल भारत में ब्रिटिशर्स के एक्सपेंशन का एक सेंटर पॉइंट बन गया था। ये वॉर्स जीतने के बाद ब्रिटिशर्स ने बंगाल पर कंट्रोल कर लिया और अपनी बाकी वॉर्स को फंड करने के लिए उन्होंने यहाँ के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। ब्रिटिशर्स ने अपने टैक्सेशन सिस्टम के थ्रू लोकल बिजनेसमैन और फार्मर्स को ऑलमोस्ट तबाह करके रख दिया। बंगाल में कंट्रोल करने से यहाँ पर जो भी हाई क्वालिटी सिल्क पैदा हो रहा था, टेक्सटाइल हो रहा था, इंडिगो हो रहा था, ये सब चला गया। ब्रिटिशर्स को फ्री में मिल रहा था, जिसको एक्सपोर्ट कर करके इन्होंने खूब पैसा छापा। ये ब्रिटिशर्स इतने ज्यादा शातिर थे कि बंगाल की हाई क्वालिटी कॉटन को बाहर ले जाते थे और जब फिनिश्ड गुड यहाँ पर आता था तो उसको महंगा करके बंगाल की जनता को ही बेचते थे और उससे भी पैसे कमाते थे। इन सारी चीजों का रिजल्ट ये हुआ कि लोकल जो रॉ मटेरियल था वो एक्सप्लॉइट हो रहा था, लोकल इंडस्ट्रीज थी वो खत्म हो रही थी और बंगाल की इकोनॉमी लगातार श्रिंक होती चली गई और ब्रिटिशर्स ये सारा पैसा हजम कर गए, इन्होंने डकार तक नहीं मारी। अब एज इफ इतना सब कुछ काफी नहीं था कि ब्रिटिशर्स की तरफ से लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल को बर्बाद करने का एक और मास्टर प्लान तैयार करा। इसने 1793 में इंट्रोड्यूस किया ब्रिटिश परमानेंट सेटलमेंट एक्ट। अब ये एक्ट क्या था और बंगाल प्रेसिडेंसी पर इसका क्या इम्पैक्ट था, इस बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट था, बहुत ही ज्यादा। मैंने वीडियो में बात करी, लेकिन यहाँ पर आपको मैं शॉर्ट में बताता हूँ। उस टाइम पर बंगाल रीजन से ना काफी ज्यादा टैक्स कलेक्ट होता था जो फार्मिंग सेक्टर से आता था, लेकिन उस टाइम भाई अभी भी हम लोग बहुत ही ज्यादा टैक्स देते हैं, लेकिन उसका रिटर्न में हमको शायद ही सेंट्रल से कुछ मिल जाता है। जो भी हो, ये पॉलिटिकल इशू हो जाएगा, इसमें बातचीत अभी नहीं करना है। सर का जो वीडियो है वही देखेंगे। पर फार्मिंग का आउटपुट कम हो रहा था क्योंकि फेमिन्स वगैरह भी हो चुकी थी। तो अपने बहुत ही ज्यादा कांस्टेंट रखने के लिए कॉर्नवालिस ने ये एक्ट लगाया और टैक्स को फिक्स कर दिया। उसने कहा कि फसल हो या ना हो, फार्मर्स को एक फिक्स टैक्स तो देना ही पड़ेगा। और ये टैक्स कलेक्ट पता है कौन करता था? उस टाइम के जमींदार। तो धीरे धीरे जो छोटे फार्मर्स जमींदार वो बर्बाद होने लगे। जब सूखा पड़ा तो टैक्स देने के लिए और यही सीन पूरा भारत में बाद में लागू हुआ। इस पे लोन लेना पड़ा और ये लोन पता है वो किससे लेते थे? उन्हीं जमींदारों से। तो जी। इन जमींदारों ने टैक्स भी कलेक्ट करा, उन्होंने ही लोन दिए और जब किसान वो लोन नहीं चुका पाए तो उनकी जमीनें भी हड़प ली और इस सिस्टम के थ्रू बंगाल रीजन के जो नॉर्मल किसान थे वो जड़ से खत्म होते चले गए। अगला रीजन खत्म नहीं हुआ ब्रो, यानी भूखमरी। किसान को कभी भी कोई भी खत्म नहीं कर सकता। हुए जिसने इस पूरे रीजन को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। ये फेमिन सिर्फ नेचुरल नहीं थे बल्कि एक मैन मेड फेमिन थे जी। जिनको प्रॉपरली एकदम ही नेचुरल नहीं था, पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा इंजीनियरिंग किया गया था। 1768 और 69 ये 2 सालों में लगातार बंगाल के पूरे रीजन में सूखा पड़ा था, तो वहां पर फसल ऑलरेडी नहीं हो रहा, एपिडेमिक भी फैल गया। तो अल्टीमेटली 1770 में यहाँ पर फैमिन यानी भूखमरी आ गई। कहते हैं उस टाइम पर बंगाल की 1/3 पॉपुलेशन यानी लगभग 1 करोड़ लोग इस भूखमरी की वजह से मारे गए थे। और इस सारी प्रॉब्लम में आग में घी डालने का काम करा ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब उसने अपनी आर्मी के लिए एक बड़े अमाउंट में राइस चावल खरीद के रखने शुरू कर दिए। हमारे मार्केट से खाना उठा के उनको भेजा जाता था। लोगों के पास जब खाना नहीं बचा तो लोग ये रीजन छोड़ छोड़ के दूसरी जगह जाने लगे और जो ओवरऑल कल्टीवेशन था, जो खेती किसानी थी, वो धीरे-धीरे कम हो गया। रह गई। कुछ हद तक काफी सिमिलर इंसिडेंट एक बार फिर से बंगाल रीजन में देखने को मिलता है 1943 में, जब फिर से इसी रीजन में एक मेजर फैमिन आया। अब ब्रिटिशर्स इस फैमिन के पीछे ड्रॉट को रिस्पॉन्सिबल बताते हैं, लेकिन आईआईटी गांधीनगर की एक रिसर्च आप पढ़ो तो आपको साफ पता चलेगा कि ये फैमिन भी पूरी तरह से मैन मेड थी। इस फैमिन के पीछे ड्रॉट या सूखे का कोई रिलेशन नहीं था, बल्कि वर्ल्ड वॉर 2 इसके लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल था। ब्रिटिशर्स ने ऐसी पॉलिसी बनाई थी जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बहुत हाई
जा चुका था। राइस के जो प्राइसेस थे वो 200 300% तक बढ़ गए थे। 300% इसके साथ ही विंस्टन 200 चर्चिल ने वर्ल्ड 300% वॉर 2 में अपने आर्मी को खाना खिलाने के लिए बंगाल के लोगों के मुंह से खाना छीन छीन कर अपनी आर्मी को सप्लाई करना शुरू कर दिया था। इस दौरान हर दिन 1500 टन फूड ग्रेन गाइस ये सब स्टोरी ना हम अपने मतलब बुजुर्गों से सुनते हैं। बंगाल के अंदर 30 लाख लोगों की डेथ हुई, जिससे बंगाल एक झटके में कई डेकेड्स पीछे चला गया। जी, अगला जी, पॉइंट जी। है पार्टीशन से रिलेटेड। देखो एक वो तो पार्टीशन तो हम सबको बहुत पता सारा है, पार्टीशन हुआ है। 1947 में हुआ था, जिससे ईस्ट पाकिस्तान या आज का बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल बने थे। लेकिन बंगाल के दो और पार्टीशन हो चुके हैं। पहला बहुत सारा पार्टीशन partition हुआ है, 1974 not में only हुआ था, two। जब बंगाल प्रेसिडेंसी को तोड़कर असम बनाया गया था। 1912 में दूसरा पार्टीशन हुआ, जब बंगाल से ही सेपरेट करके बिहार और ओडिशा बनाए गए। जब असम को बंगाल से अलग किया गया था, तो जो पूरी टी फार्मिंग वाली अपॉर्चुनिटी थी वो बंगाल के हाथ से निकल गई। जब बिहार और ओडिशा को अलग कर दिया गया, तो वहां पर जो पूरा मिनरल वाला एरिया था वो भी अलग हो चला गया। जी। और फिर आया 1947 वाला पार्टीशन। ब्रिटिशर्स ने पार्टीशन इतनी क्रूएल्टी के साथ किया था कि यूनाइटेड बंगाल की ऑलमोस्ट 75% जो जूट फील्ड थी वो ईस्ट पाकिस्तान को दे दी, और सारी की सारी जूट मिल्स जो उस टाइम पर हावड़ा, हुगली, 24 परगना एरिया में थी वो बंगाल में रह गई। कोलकाता के आसपास रह गया। भारत में जो जूट आता था उस पर इतना हैवी टैक्स लगा दिया कि यहाँ पर जो फैक्ट्रीज थी उनके लिए बंद हो गया भाई, सब के सब अभी। इम्पॉसिबल हो गया। अभी तो इसकी बंद वजह है। से एक एक करके वेस्ट बंगाल की जूट मिल्स बंद हो गए। इसके अलावा इस पार्टीशन का एक मेजर प्रॉब्लम था रेफ्यूजी क्राइसिस। 1961 का अगर आप सेंसस देखो, जो कि ऑफिशियल डेटा है, वो बताता है कि 30 लाख लोग उस टाइम पर ईस्ट पाकिस्तान से वेस्ट बंगाल में आए थे, आ चुके थे। रेफ्यूजी। और ये सिर्फ ऑफिशियल डेटा है। अनऑफिशियली इससे बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, इलीगल इमिग्रेंट्स बहुत ही भारत में ज्यादा। आए थे, जिससे वेस्ट बंगाल की जो इकोनॉमी थी उस पर बर्डन हद से ज्यादा बढ़ता चला गया। अगला रीजन है पोस्ट इंडिपेंडेंस बंगाल की पॉलिटिक्स। देखो इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वेस्ट बंगाल के पास एक मौका था कि अब हालात धीरे धीरे सुधारे जा सकते हैं, क्योंकि 1947 के बाद ब्रिटिशर चले गए, तो पावर अपने हाथ में थी। लेकिन यहाँ पर पॉलिटिक्स की वजह से बंगाल की ग्रोथ नहीं हो पाई। मेनली यहाँ पर ही नहीं हो पाया। देखें तो कांग्रेस, सीपीआईएम और टीएमसी, यही तीन पार्टीज हैं जो यहाँ पर पावर में रही हैं। और इंडिपेंडेंस के बाद अगर तुरंत बाद देखें तो सेंटर और स्टेट दोनों ही जगह कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन इसके बावजूद कहते हैं कि वेस्ट बंगाल को काफी डिस्क्रिमिनेशन भी देखना पड़ा। यहाँ पे जितनी भी जूट की खेती वगैरह बची थी वो इनकी कैश क्रॉप थी। इसका एक्सपोर्ट करके जो ड्यूटी मिलती थी उससे बंगाल का रेवेन्यू बढ़ता था। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस टाइम पर इसके एक्सपोर्ट ड्यूटी में स्टेट गवर्नमेंट का जो शेयर था उसको कम कर दिया। इसके अलावा रिफ्यूजी क्राइसिस से डील करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को जो पैकेज वगैरह मिलता था वो भी नहीं मिला। उसको भी कम कर दिया। इसके साथ स्टेट से जो इनकम टैक्स कलेक्ट होता था उसमें स्टेट का शेयर पहले 20% था, इसको घटा के स्टेट शेयर भी कम कर दिया। जबकि बॉम्बे प्रेसिडेंसी को जो 20% शेयर मिलता था इनकम टैक्स, शायद 22% या उसको 23% बढ़ा कर के दिया था। 30% किया गया था। अब इन सब अच्छा, से 21%। परेशान होके उस टाइम पर बंगाल के सीएम बीसी रॉय ने पंडित नेहरू जी को लेटर लिखा। उन्होंने कहा कि ये सारी चीजें सही नहीं हो रही हैं। अब सोच के देखो, वो खुद कांग्रेस से थे और नेहरू जी को लेटर लिख के उन्हें बताना पड़ रहा था कि दिस इज नॉट राइट। और इन सब के बाद आई 1952 की फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। इसकी वजह से जो कोस्टल स्टेट थे जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पे खूब डेवलपमेंट हुआ, लेकिन जो ईस्टर्न स्टेट थे जैसे बिहार और बंगाल, इनको काफी ज्यादा नुकसान हुआ। ये भी हमने बिहार वाले वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया है, लेकिन अगर आप इसका इंपैक्ट देखें सिर्फ बंगाल के ऊपर, तो 1952 में इस पॉलिसी से पहले गुजरात और महाराष्ट्र में जितनी टोटल फैक्ट्रीज थी उससे ज्यादा अकेले फैक्ट्रीज थी वेस्ट बंगाल में। लेकिन 1956-57 के बीच में अगर आप देखें, महाराष्ट्र में जितनी नई फैक्ट्रीज को लाइसेंस मिला था उससे नियरली हाफ फैक्ट्रीज खुल रही थी वेस्ट बंगाल में। और कहीं ना कहीं इसी का नतीजा है कि 1947 में वेस्ट बंगाल से जो पूरे देश का 27% इंडस्ट्रियल आउटपुट आता था अब वो बंद हो गया, घट के सिर्फ जाहिर है 3% रह गया। अब जब कांग्रेस पावर से गई तो वेस्ट बंगाल में पावर में आई सीपीआईएम यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। पार्टी कैपिटलिस्ट और इंडस्ट्रियलिस्ट से कितना प्यार करती है ये तो मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। इनके आने के बाद बंगाल में ट्रेड यूनियंस का कल्चर खूब तेजी से शुरू हुआ। लेबर स्ट्राइक बड़ी कॉमन सी बात हो गई। तो जो फैक्ट्रीज यहाँ पर चल रही थी उनमें भी धीरे धीरे ताले लगने शुरू हो गए। अभी तो बंद है कि भाई यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा किसी दूसरे स्टेट में इन्वेस्टमेंट किया जाए। और फिर जब 1991 का लिबरलाइजेशन हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भारत में आया, तो बाकी सारी स्टेट्स ने इसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखा, लेकिन बंगाल की कम्युनिस्ट पार्टी इसका अपोज
अपोज कर रही थी। बात 1991 पे नहीं रुकती, आप 2008 का केस उठाकर देखिए रतन टाटा का। जब उन्होंने हुगली के सिंगूर में टाटा की नैनो फैक्ट्री सेटअप करने की बात करी तो इसके अगेंस्ट उस टाइम पर ऑपोजिशन पार्टी के लीडर ममता बनर्जी ने एक बड़ा प्रोटेस्ट खोल दिया। इन्होंने कहा कि इसका रीजन था, की जमीन पर इसका रीजन गलत था तरह से कब्जा हो रहा है। एक साल के अंदर अंदर टाटा मोटर्स को अपना डिसीजन वापस लेना पड़ा और उन्होंने एक फैक्ट्री ले जाकर गुजरात में लगा दी। अब ममता बनर्जी जी को इस प्रोटेस्ट का काफी फायदा हुआ। 2011 में वो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर बन गई और इनके टेन्योर में अगर आप ओवरऑल देखें डेवलपमेंट हुआ है। एक्चुअली ममता बनर्जी ऑनरेबल सीएम को इस प्रोटेस्ट की वजह से फायदा हुआ ऐसा नहीं बोलेंगे हम जो बंगालीज है या बंगाल में रहते हैं, फायदा उनको हुआ था जरूर, थोड़ा बहुत सपोर्ट हुआ था, लेकिन इससे पहले भी एट द टाइम ऑफ सीपीएम सीपीआईएम और जो भी हो मुझे उतना पता नहीं है, उनके टाइम पे इंसान जितने भुगत रहे थे या जो इंसान का परेशानी था वो बढ़ते बढ़ते इतना लेवल तक आ गया ना, तो उसी को लेके अभी प्रेजेंट सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल बहुत ज्यादा आवाज उठाते थे, तो प्रोटेस्ट करते थे। तो धीरे धीरे इंसान उनके आवाज को समझने लगे, सोचने लगे कि हाँ ममता दीदी ठीक बोलती है, सही बोलती है, तो सपोर्ट उनकी तरफ जाती गई धीरे धीरे। ऐसा नहीं है कि टाटा इधर से चला गया इसीलिए ममता जी को फायदा हुआ। वैसे भी टाटा रहता नहीं रहता कुछ मैटर नहीं है। टाटा हमारे देश का बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रतिष्ठान है जो हजारों लाखों को एम्प्लॉयमेंट देता है। हाँ, टाटा अगर बंगाल में रहते तो बंगाल में शायद एम्प्लॉयमेंट और भी ज्यादा बढ़ जाते, लेकिन अभी भी कम कहाँ है। बंगाल में आप मतलब ऐसे दिखा नहीं सकते कि कोई काम नहीं कर रहा है, बहुत ही अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, आप ऐसा कभी दिखा नहीं सकते। अब एक बात तो सोचना पड़ेगा, मैं पढ़ाई नहीं किया या मैं पढ़ाई किया, मैं नौकरी के लिए कोशिश नहीं करता हूँ या मुझे नौकरी मिलता नहीं है या मैं एलिजिबल नहीं हूँ नौकरी के लिए, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, कुछ भी हो, अगर मैं एलिजिबल होऊंगा तो मुझे जरूर मिलेगा। अगर मुझे नौकरी नहीं मिल रहा है, मैं अगर बिजनेस कैपेबल हूँ, मैं बिजनेसमैन बन सकता हूँ, अगर वो भी मैं कैपेबल नहीं हूँ, मेरे में वो एलिजिबिलिटी भी नहीं है, तो मैं वो भी नहीं कर सकता। हर एक स्टेट में ऐसा है, बंगाल में 2-4 है, बाकी स्टेट्स में शायद ज्यादा है। मेरा ओपिनियन है, ये मैं सोचता हूँ, क्योंकि मेरे नजर से मैं जब देखता हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं अपने अभी प्रेजेंट सीएम का जो पार्टी है उनका सपोर्टर हूँ या ऑपोजिशन का सपोर्टर हूँ ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो सही बात है, जो असली बात है वो यही है कि मुझे दिखता नहीं है अनएम्प्लॉयमेंट। जो अनएम्प्लॉयड है वो बंगालीज नहीं है। इधर बात अगर बंगाल की हो रही है तो बंगालीज रिलेटेड है, 100% बंगालीज रिलेटेड है। यहाँ पे यूपी में आप बात करोगे यूपी के ऊपर, तो उधर आप बंगाली पे बात नहीं करोगे। यूपी के जो रहने वाले हैबिटेंट्स है, एंशिएंट हैबिटेंट्स जो रहे थे यूपी में, वही लोगों की बातें चलेगी। उड़ीसा, बिहार, सिमिलर टू ऑल स्टेट्स यही होगा, वहां का जो रहने वाला है उन्हीं का बात होगा। तो बंगाल में अगर रहते हैं हम और बंगाल की बातचीत कहीं वीडियो पे हो रहा है तो उधर बंगालीज के बारे में ही बोला जा रहा है। अभी अगर बाहर से कोई आया है तो उनको अगर जो मतलब उनको जॉब लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वो तो मतलब मैं क्या बोलूं इस पे, उनका स्टेट अलग है, उनका रहने का जगह अलग है, वो बाहर से आए हैं, इधर का डोमिसाइल भी नहीं है। तो इसमें तो ऐसे ये पॉइंट एकदम इनवैलिड है आई थिंक। आपका राय क्या है, आप भी बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ। बंगाल, क्योंकि भाई लगातार इनको 3 बार इन्होंने सीएम बनाया है, लेकिन टीएमसी ने जिस कम्युनिस्ट पार्टी को बंगाल से हटाया था, अगर आप ग्राउंड लेवल पर जाकर पूछें तो लोग बताते हैं कि उनके जो ग्राउंड वर्कर्स थे, जो वहां पर क्लब कल्चर है, वो सारे के सारे वही कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स हैं जो आजकल टीएमसी के लिए काम करते हैं। हाँ, तो ये तो बहुत मतलब साधारण सा नजरिया है ना। मैं मानो कि आज मैं एक लीडर बन गया,
मैं कोई पार्टी को चला रहा हूँ, मैं बंगाल में कोई पार्टी चला रहा हूँ, तो मैं थोड़ी ना किसी दूसरे स्टेट तमिलनाडु से मेरा सपोर्टर लाऊंगा और बोलूंगा कि चलो आप इधर मेरे सपोर्टर बन जाओ। इधर का ही जो लोग हैं उनका सोच अगर बदलेगा, क्या होता है, सोच बदलता है। पहले सेंट्रल में भी कांग्रेस राज चलता था, उसके बाद मोदी जी के सरकार आए, तो हम सबका सोच बदला ना, इसलिए हम मोदी जी को लाए। वैसे ही बंगाल में भी सेम सिमिलरली सेम चीज हुआ। तो अगर कोई पहले कम्युनिस्ट था, उनका सोच बदला, वो समझे कि हाँ ये हमने जो किया, कम्युनिज्म ने जो किया या कोई भी जो किया वो गलत किया, उसके पहले भी जो किया शायद जो कांग्रेस वगैरह जो था वो गलत किया। उनका सोच बदला, एक जगह पे आके वो सही जगह पे आए, सही माइंडसेट पे आए, सब एक साथ एक माइंडसेट हुआ, फिर उनका ममता जी के सपोर्टर बन गए सब। अब वही टीएमसी पार्टी में है, तो इसमें तो थोड़ी ना वो विदेश से लोग लाएंगे अपना पार्टी चलाने के लिए। আমি मतलब ये पॉइंट मेरे को भी, सॉरी मेरे को बंगाली आ रहा है बीच में, मेरे मेरे को ये पॉइंट भी सही नहीं लगा। थोड़ी ना हम बाहर से लोग लाएंगे पार्टी चलाने के लिए। चलो आगे देखते हैं। इसीलिए जो प्रॉब्लम्स उस गवर्नमेंट में होती थी वही प्रॉब्लम आज भी यहाँ पर हो रही है। नो नो इसके नो अलावा नो एक मेजर इशू है यहाँ पर होते कम्युनल वायलेंसेस। 2021-22 का डेटा देखें, पूरे एक साल के अंदर 65 से ज्यादा कम्युनल वायलेंसेस के केसेस यहाँ पर देखे गए। ममता बनर्जी पर बनने वाली जो सैटारिकल मूवी थी उसको यहाँ पे बैन कर दिया गया। करप्शन टीएमसी में इतना ज्यादा डीप है कि हर महीने किसी नए लीडर का नाम एक मेजर करप्शन स्कैंडल में आता है। अरे भाई, द वायर वाले तक अब इस पॉइंट को डिफेंड नहीं कर रहे, तो आप समझ सकते हो कि मामला कितना सीरियस होगा। इश्यूज इतने सीरियस हैं कि कोलकाता आज देश के अंदर एक डिसेंट जॉब प्रोवाइड करने और इकोनॉमिक ग्रोथ इंश्योर करने के मामले में सबसे लास्ट में आता है। सबसे लास्ट में आता है, ये बात भी थोड़ा पॉलिटिकल साइड्स हो गया, ठीक है। क्योंकि मानो कि आप दिल्ली के नहीं, आप पंजाब के रहने वाले हैं, आप पंजाब के डोमिसाइल मतलब पंजाब में जन्म लिए हो, उधर ही बड़े हुए हो, आपका डोमिसाइल उधर का ही है, आपका पूरा फैमिली उधर ही जन्म लिए थे, उधर का ही है, बाहर कहीं स्टेट से आया नहीं है, तो आपको उधर हक है। स्टेट रिजर्वेशन रूल ऐसा कुछ होगा शायद नौकरी वोकरी के लिए, तो आपको हक है उधर नौकरी वोकरी मिलने का। इधर क्या होता है, इधर ना बंगालीज लोगों का जो नौकरी वोकरी का सीन चलता है, सरकारी जो जॉब्स आता है, जैसे कि एसएससी जीडी हुआ था, आधा सामरिक बाहिनी के जो भी थे 2023 का, तो उनमें देखा गया ये बाहर से लोग, यूपी बिहार झारखंड से लोग डुप्लीकेट डोमिसाइल्स लेके आ रहे हैं बंगाल में। बंगाल का डुप्लीकेट डोमिसाइल्स कहाँ से मिलता है उनको क्या पता, लेके आ रहे हैं, आके हम लोगों का जो रिजर्व सीट है, हमारा मतलब हमारे लिए जो कोटा है 6000 ऐसा कुछ था कोटा, तो उधर वो लोग वो कोटा को भर रहे हैं, ठीक है, नॉन बंगाली पीपल भर रहे हैं। तो ऐसा अगर होगा, सब स्टेट के लिए कोटा रहता है, उस कोटे में अगर बाहर का इंसान, बाहर का इंसान नहीं, देश तो एक ही है, सब एक ही देश के नागरिक है, बाहर स्टेट के इंसान आ जाएंगे फुलफिल करने, तो कहाँ बंगालियों को नौकरी मिलेगा, और ये एक चेन सिस्टम हो जाता है, ठीक है। मानो कि मैं बंगाली हूँ, मेरा बहुत क्या कम्युनिटी का बहुत सारा लोग पंजाब पुलिस में है, तो मैं क्या करूंगा, चैनल वाइज चेन वाइज मैं अपने बंदों को उधर पुश करूंगा कि आ जाओ भाई, काम करो काम करो, नौकरी लगाओ। ऐसा होता है, आप भी इस पे गौर करना, आप भी इस पे थोड़ा रिसर्च करना, एनालाइज करना। तो ऐसे करके बंगाल का जो कोटा है वो हर जगह में खत्म होता जा रहा है, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री को थोड़ा सा देखना चाहिए कि बंगाल में टैलेंट तो भाई सबसे ज्यादा है, ये मानना पड़ेगा। तो ऐसे करके अगर हमारे टैलेंट को दबा दिया जाएगा, तो धीरे धीरे एक टाइम पे आके टैलेंट हम में रहेगा, ये हम हमेशा विश्वास करते हैं, क्योंकि इनबॉर्न टैलेंट होता है, बंगालियों का बहुत ज्यादा शातिर बुद्धि होता है। तो अगर टैलेंट रह तो जाएगा, लेकिन वो देश के काम नहीं आएगा। बंगाल में पॉलिटिशियंस क्राइम, करप्शन और कम्युनल वायलेंस के कॉकटेल से बंगाल के लोगों को फ्री नहीं कर पा रहे हैं। ये तो उत्तर प्रदेश में और भी ज्यादा था एक टाइम पे, शायद अभी भी है, मोदी जी के राज में मैंने सुना है ऐसा नहीं होता है, लेकिन
उत्तर प्रदेश से ज्यादा बंगाल में कभी नहीं। ये एक कड़वा सच है। ये पॉलिटिशियंस रिपीटेडली ग्लोरियस पास्ट के नॉस्टैल्जिया में लोगों को रखना चाहते हैं, लेकिन वैसे ही ग्लोरियस फ्यूचर की तरफ लोगों को ले जाने में इनकी जो तैयारी है वो काफी वीक दिखाई देती है। तो ये दुनिया को बहुत कुछ वीक दिखाई देती है, लेकिन शायद वो वीक ना हो, ये भी मैटर करता है ना। सब कुछ वीक दिखाई देगा और वो वीक ही होगा, तो इसमें थोड़ा-सा फ़र्क है। जैसे कि ये वीडियो सर ने स्टार्ट किया था, जैसे कि बंगाल थिंक्स टुडे, बंगाल थिंक टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। हम वीक दिखाते हैं, शायद आपको दिखता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है आप जो सोच रहे हो वो आपकी गलत सोच है और कल या परसों जाके आपको पता चला ओरिजिनली हम क्या सोचते हैं। आपने ही स्टार्ट किया ऐसा बोल के। गोखले सर की ये लाइन बहुत ही पॉपुलर है। ये हमारा क्रिएट किया हुआ लाइन नहीं है, बंगालियों का क्रिएट किया हुआ लाइन नहीं है। गोपाल कृष्ण गोखले सर का ये लाइन था, बंगाल थिंक टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो। आगे देखते हैं। ये थी बंगाल के ऊपर हमारी एक डिटेल्ड केस स्टडी। हमने एक बहुत लंबे टाइम पीरियड को एक छोटे से वीडियो में कवर करने की कोशिश करी है। जी, इससे जी, पहले जी, हमने ये बिहार को भी कवर किया है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप देख लेना और कमेंट्स में बताना कि अगले किस स्टेट को कवर करना चाहिए। ऐसे और वीडियोस देखने हैं तो डू सब्सक्राइब। मैं मिलूंगा आपसे अगले किसी वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जय श्री राम। जो इन्होंने कवर करने के नाम पे रोस्ट कर दिया, तो मैं भी शायद इनके स्टेट को कवर करूंगा कभी इन फ्यूचर, इन नेक्स्ट डेज। ऐसा हो सकता है, मैं थोड़ा रिसर्च कर लूँ इनके स्टेट वगैरह के बारे में। तो मैटर यही था कि जैसे बंगालियों को दर्शाया जाता है, जैसे बंगाल को दर्शाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। आप आज भी आओगे तो कोलकाता इज बेस्ट ऑलवेज। और आप कहीं भी भारत के, अपने भारत माता के कहीं भी कोने पे जाके आप रिव्यू ले लो बंगालियों के बारे में, हमेशा यही रिव्यू मिलेगा कि बंगालीज आर ऑलवेज गुड, इंटेलिजेंट, सोफिस्टिकेटेड एंड कल्चरल। बाकी सब तो सही था, वीडियो भी सही है, लेकिन कुछ-कुछ पॉइंट्स मुझे पॉइंट्स सब सही है, ठीक है? भाई के पॉइंट्स जो थे, भाई ने बोला, सर ने बोला, सब सही है, एकदम परफेक्ट पॉइंट्स है। लेकिन उनमें से कोई पॉइंट्स का जो डिस्क्रिप्शन उन्होंने दिया या जो बयान उन्होंने रखा, वो थोड़ा-सा होता है ना, मैं एक जगह पे पढ़ के आया, हज़ारों वेबसाइट से अगर आप पूछोगे कि गूगल को व्हाट इज़ द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, सबसे पहले तो आपको एडवर्टन की कोड़ा आ जाएगा। कोड़ा, कोई भी गूगल सर्च करो तो दिख जाएगा कोड़ा। कोड़ा बोलेगा कि हिंदुस्तान का नेशनल लैंग्वेज हिंदी है, लेकिन आप सबको शायद शायद क्या, आप सबको डेफिनेटली पता है हिंदुस्तान कोई लैंग्वेज के हिसाब से या जाति के हिसाब से या धर्म वर्ण इसके हिसाब से नहीं बना था। तो इनमें हर एक स्टेट के प्रिविलेजेस है कि वो अपने मातृभाषा को रिप्रेजेंट कर पाए। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी बोल सकते हो, इंग्लिश बोल सकते हो, लेकिन ऐसा ही। तो हम शायद सर ने जहाँ पे रिसर्च किया, जहाँ से पढ़ाई किया, उनमें ऐसा ही नेगेटिव व्यूज़ दिखाया गया है बंगाल के बारे में, जो सही नहीं है, जो गलत है। तो वीडियो देखा, बढ़िया लगा, रिव्यू भी किया मैंने, जितना हो सका मेरे से रिव्यू किया। आप सबको बहुत-बहुत थैंक्स मेरे चैनल में आने के लिए, देखने के लिए। अगर मेरी बातें, मेरी व्यूज़, किया हुआ रिव्यूज़ आपको बढ़िया लगे, अच्छा लगे, थोड़ा-सा सपोर्टिव लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल कुमार ब्लॉग्स एंड लाइक कर देना और दूसरों के साथ भी शेयर कर दो, ताकि ये नेगेटिव रिव्यू जो है, नेगेटिव व्यूज़ जो है, ये ना फैले बाकी लोगों में, देश में। तो अगर किसी स्टेट के बारे में नेगेटिव रिव्यू फैल जाएगा, तो वो ज़रा सर गलत होता है, ये पॉलिटिकली सीन हो जाता है। तो भारतीयों को एक्चुअली कोई भी स्टेट हो, उधर थोड़ा-सा इमोशनली देखना चाहिए, पॉलिटिकली देखना नहीं चाहिए। कोई रिव्यू भी पॉलिटिकली देना नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से यही बनता है। जो भी हो,
आप सबको बहुत बहुत थैंक्स वीडियो देखने के लिए। जय भवानी, जय श्री राम। वीडियो यहीं पे एंड करता हूँ।